हेलो नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और अगर मैं बात करूं तो कल की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग काम करेंगे और देखेंगे आज ये टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि आज के टॉपिक मेरे साथियों पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं पोषण के आधार पर। हम लोगों ने कल अच्छे तरीके से कल डिफाइन कर लिया था कि सजीवों में मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो क्या आप लोगों ने उस क्लास को देखा? अगर लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा मेरे साथियों तो लेक्चर नंबर 2 समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को क्लास करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप ही के लिए बेनिफिट्स होगा, ठीक है। किसी चीज को प्रॉपर वे में मेरे साथियों, अगर आप किसी मूवी को अगर देखते हैं ना तो अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो आप उसमें कुछ समझ नहीं पाते हैं। बस जहां तहां कुछ आप देख लेते हैं। इसीलिए किसी चीज को समझने के लिए मेरे साथियों शुरू से अंत तक बन के रहना होगा और शुरू से अंत तक मेहनत करना होगा मेरे साथियों। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जहां तहां पैर रखने से एक नाव पे पैर रखी, आराम से जाइएगा। जहां तहां अगर पैर पे नाव पे पैर छितराइएगा ना मेरे साथियों तो आप ही छितरा जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों आप अच्छी तरीके से एकाग्रता बनाए हुए रखें और प्रॉपर वे में क्लास को देखें और ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश न करें। आइए बात करते हैं मेरे साथियों आज के टॉपिक पे। अगर बात करें तो देखेंगे कि पोषण के आधार पर सजीव के कितने प्रकार होते हैं। और कल हम लोग ने देखे कि सजीवों में मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सजीव में मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। हम लोग कल अच्छे तरीके से बात कर चुके थे उसमें कि सजीव किसे कहते हैं, आखिर में अगर सजीव है तो उनकी विशेषता क्या है। आइए मेरे साथियों तो कल की अगर बात मैं कुछ रिवाइज कर लूं तो इंट्रोडक्शन की क्लास और इंट्रोडक्शन की क्लास भी देख लेंगे आप लोग और लेक्चर नंबर 1 इन दोनों क्लास को अगर आप देख लेते हैं मेरे साथियों तो बहुत कुछ आप सीख जाओगे उसी क्लास से, ठीक है। यानी कि साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है, वहां से लेकर हम लोगों ने सजीवों तक पहुंच गए थे लेक्चर नंबर 1 में, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास हम कर चुके थे। फिर आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। अगर बात करें मेरे साथियों तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे इस पूरी क्लास में आज की जो जर्नी रहेगी मेरे साथियों कि पोषण के आधार पर सजीवों के कितने प्रकार होते हैं। आज हम उन पे सारे डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास के अंदर बने रहेंगे मेरे साथियों। आइए बात करते हैं तो देखेंगे सजीवों में हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे साथियों। हेडिंग डालिएगा कि हेडिंग है आज का कि सजीवों में यानी कि पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर सजीवों सजीवों के प्रकार, सजीवों के प्रकार। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि पोषण के आधार पर मेरे साथियों सजीवों के प्रकार या सजीवों के प्रकार पोषण के आधार पर। आइए बात करते हैं मेरे साथियों तो ध्यान देंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, मुझे उम्मीद है नोट्स बनाते चलेंगे। तो आज का टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा कि सजीवों के प्रकार पोषण के आधार पर या पोषण के आधार पर सजीवों के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे साथियों तो अगर बात करें कि पोषण के आधार पर अगर सजीवों की अगर प्रकार बांटे देखें तो पोषण के आधार पर मेरे साथियों सजीव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे साथियों? तो सजीव 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले की बात करूं मेरे साथियों तो एक स्वपोषी होते हैं, ठीक है, एक स्वपोषी होते हैं और एक की बात करें तो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं मेरे साथियों? तो परपोषी होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर बात करूं मेरे साथियों तो पोषण के आधार पर एक स्वपोषी परपोषी, बट स्वपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी की जो क्रियाएं होती है, स्वपोषी जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं या किसी दूसरे पे निर्भर या आश्रित नहीं रहते। आप लोगों ने पहले कक्षाएं से लेकर 5वीं कक्षाएं तक स्वपोषी परपोषी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो देखिए होता क्या चीज है कि हम लोग उस टाइम डीपली नहीं पढ़ पाते हैं तो आगे चल के इसी चीज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो किसी चीज को पढ़ने के लिए हमें डीपली में कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के जितने भी कंप्लीट एग्जाम्स हो गए मेरे साथियों वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। वन डे एग्जाम की तरह नहीं है बस वन लाइनर रटे एमसीक्यू लगाए आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं मेरे साथियों। किसी चीज को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसमें काम करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं, अगर हम स्वपोषी को देखें मेरे साथियों तो स्वपोषी की क्रियाएं जो होती है ना मेरे साथियों ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। स्वपोषी में अगर बात करें तो एक होता है मेरे साथियों
फोटो ऑटोट्रोफिक की आप लोग बात किए होंगे। फोटो ऑटो ऑटोट्रोफिक, इसे हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटो ऑटोट्रोफिक की क्रिया होती है और एक होती है मेरे साथियों कीमो ऑटोट्रोफिक। ये दोनों क्रियाएं जो मेरे साथियों, एक आपको तो ये तो पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण। फोटो ऑटोट्रोफिक की अगर बात करें तो इसकी होती है प्रकाश संश्लेषण। क्या होती है मेरे साथियों? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। तो आप यहां तक जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, कब होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसकी प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रियाएं होती है, इनकी प्रक्रिया के दौरान किनकी भूमिका होती है और इनकी प्रक्रिया के दौरान भोजन बनने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो क्या अगर आपको पता हो तब तो ठीक है, नहीं तो हम तो आएंगे ही। बस आप ध्यान पूर्वक इस क्लास को अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखिए। आइए बताते हैं मेरे साथियों, बात करते हैं फोटोट्रोफिक की क्रिया है और कीमोटोट्रोफिक की क्रिया। मैं इनमें सारे डिटेल से बात करूंगा, बस आप इस क्लास से बने रहेंगे। ठीक है, देखेंगे तो फोटो ऑटोट्रोफिक क्रिया मेरे साथियों एक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता होगा कि सुपोषी में होते हैं, जो कि पेड़ पौधे में होते हैं। और पेड़ पौधों के अलावा मेरे साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की तरह एक कीमो ऑटोट्रोफिक क्रिया होती है जो एक समुद्र में होती है और समुद्र की गहराइयों में होती है। ठीक है, समुद्र की गहराइयों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनमें भी एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मैं इन पे भी चर्चा करूंगा, पूरा डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मेरे साथियों तो परपोषी की चर्चा करें तो परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी मेरे साथियों 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, कीमो ऑटोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक मेरे साथ। ठीक है, फिर बात करूं अगर परपोषी की बात करूं मेरे साथ, तो परपोषी 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं पूर्णभोजी, क्या होते हैं मेरे साथियों? पूर्णभोजी। और एक होते हैं परजीवी, एक होते हैं परजीवी और एक होते हैं मृतोपजीवी। एक होते हैं मेरे साथियों मृतोपजीवी। क्या होते हैं? एक होते हैं मृतोपजीवी। तो परपोषी की अगर चर्चा करें तो एक तो पूर्णभोजी, परजीवी और एक मृतोपजीवी। ठीक है, पूर्णभोजी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे होलोजिक बोला जाता है, इसे पैरासिटिक्स बोला जाता है और इसे सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, इसे सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। तो पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, हम इन सभी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हेडिंग डाल लिया होगा मेरे साथियों तो लिखिएगा, अगर आप लोग हेडिंग डाल दिए होंगे कि पोषण के आधार पर सजीवों के प्रकार, तो पोषण के आधार पर मेरे साथियों सजीव के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। अगर बात करें मेरे साथियों तो स्वपोषी भी 2 प्रकार से होते हैं। स्वपोषी की क्रिया 2 प्रकार में होती है, एक फोटोट्रोफिक में होते हैं जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं मेरे साथियों। उसके बाद अगर बात करें एक कीमो ऑटोट्रोफिक प्रक्रिया होती है, कीमो ऑटोट्रोफिक जो एक रासायनिक अभिक्रिया है और यह समुद्र की गहराइयों के नीचे होती है, यह समुद्र में होती है रासायनिक क्रिया। ठीक है, मैं इस भी चर्चा करूंगा। उसके बाद अगर बात करूं तो ये पूर्ण जो परपोषी है मेरे साथियों, परपोषी को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। परपोषी को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है, तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे मेरे साथियों, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं, अब एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। ठीक है, अब मैं एक एक पॉइंट पे, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे साथियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, जब तुम्हें हाँ आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो देखेंगे अब हम बात करेंगे स्वपोषी। नंबर 1 में डालिएगा, नंबर 1 में डाल लीजिएगा हेडिंग में। मैं इसे हटा देता हूं, नंबर 1 और एक नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, हाँ तो क्या मैं इसे नेक्स्ट सवाल पे काम करूं? चलिए, तो मैं बात करता हूं स्वपोषी की चर्चा करूंगा हम। ठीक है, स्वपोषी की अगर चर्चा करते हैं मेरे साथियों, स्वपोषी। ठीक है, आइए बात करते हैं स्वपोषी की क्रिया कैसे होती है, किनमें होती है और कैसे होती है। तो देखेंगे मेरे साथियों, स्वपोषी की अगर चर्चा करें तो ध्यान रहे स्वपोषी, स्वपोषी। चलिए, तो अपना हेडिंग है मेरे साथियों स्वपोषी। तो स्वपोषी, पहले नंबर तो स्वपोषी की डिफिनेशन क्या होता है, स्वपोषी की परिभाषा क्या होती है मेरे साथियों, तो आपको पता होगा कि वह जीवधारी जो अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। यानी कि मेरे साथियों समझिएगा कि स्वपोषी वाले जो जीवधारी है ना, जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या निर्मित करते हैं, ठीक है। अगर बात करें जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या निर्मित करते हैं, उन्हें मेरे साथियों क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे साथियों, तो स्वपोषी कहते हैं। हम लोगों ने देखा स्वपोषी दो प्रकार की। तो पहली जो प्रकार की थी मेरे साथियों, वो था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे हम लोग बोले फोटो ऑटोट्रोफी की क्रिया बोले हम लोगों ने। तो आइए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में किन किन किरणों का उपयोग किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो इन पर चर्चा करता हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं मेरे साथियों। तो ध्यान देंगे प्रकाश संश्लेषण की ओर अगर हम बढ़ते हैं मेरे साथियों, तो चलिए देखेंगे नंबर 1 पे। चलिए मैं यहाँ काम कर लेता हूँ इसी स्लाइड पे। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करूं मेरे साथियों, तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में होती है, तो आपको पता ही है। चलिए मैं एक पेड़ का चित्र बना लेता हूं, देखिएगा। मान लिया मेरे साथियों, ठीक है, पेड़ पौधा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं मेरे साथियों, ध्यान देंगे। चलिए आप लोग रेडी हैं, देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेरे साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग तैयार है। देखिए ये जो पेड़ पौधे मेरे साथियों, इन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मान लिया मेरे साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये क्या है, सन है, ठीक है। क्या है मेरे साथियों, सन है। और इनसे 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 जो होती है मेरे साथियों, इनसे किरणें आते हैं। क्या आते हैं मेरे साथियों, इनसे किरणें आते हैं, ठीक है। इनसे किरणें आते हैं, और जो किरणें आते हैं मेरे साथियों, जो किरणें आते हैं, अगर बात करें तो एक 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 यूवी, ठीक है, एक यूवी, आईआर और दृश्य प्रकाश, ठीक है, इसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश। एक तीनों किरणें मेरे साथियों अगर बात करें, ठीक है, एक यूवी, ठीक है, यूवी, आईआर और दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश, ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, तो पत्तियों में क्या पाया जाता है, आपको पता होगा कि पत्तियों में मेरे साथियों क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ पौधों की प्रकाश की ऊर्जा होती है, सूरज की प्रकाश की जरूरत होती है मेरे साथियों। सूरज के प्रकाश में पेड़ पौधों को यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आईआर, इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इन तीनों का उपयोग करती है। अब बात करते हैं तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर पेड़ पौधों में भोजन की प्रक्रिया होगी तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होंगी, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बिना उपस्थिति के कारण आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि पेड़ पौधे नहीं कर पाएंगे। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 की जरूरत होती है। तो CO2 मेरे साथियों, CO2 किन से प्राप्त होंगे, तो CO2 अगर बात करें तो इनसे प्राप्त होंगे। आप इन्हें चिन्ह रहे हैं, रामलाल है, क्या है, तो ये रामलाल है मेरे साथियों, आपने पहचानिए, ठीक है। तो ये जो रामलाल है क्या है, मनुष्य। तो रामलाल और एक श्यामलाल, मानिए रामलाल है और ये क्या है, इनका नाम प्रिया है, ठीक है। चलिए इनको हम प्रिया बना देते हैं। ये क्या है मेरे साथियों, एक प्रिया है और ये रामलाल है, ठीक है। ये क्या है, प्रिया है और ये मेरे साथियों क्या है, रामलाल है। चलिए प्रिया और एक रामलाल। तो इन दोनों मिलके आप बताइएगा कि पेड़ पौधों के लिए कैसे आवश्यक है। इन दोनों अगर बताइएगा कि ये दोनों मिलकर
पेड़ पौधों को क्या दे रहे हैं या पेड़ पौधे इनसे क्या प्राप्त कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। तो इन दोनों से पेड़ पौधों को मेरे साथियों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन दोनों से मेरे साथियों क्या प्राप्ति हो रहा है, तो इन दोनों से अगर बात करें तो ध्यान देंगे कि इन दोनों से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जंतु से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए अगर बात करें मेरे साथियों, तो जंतु से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, सन से प्रकाश की प्राप्ति कर रहे हैं, जिनमें यूवी, IV और IR और दृश्य प्रकाश, इन सभी की क्रिया हो रही। अब अगर बात करें तो इनसे जो प्रक्रिया हुई, अब जो जड़ है मेरे साथियों, तो जड़ का तो काम होगा कि जो जड़ जो है मेरे साथियों, ये क्या करेंगे कि मिट्टी से खनिज लवण, क्या लेंगे, खनिज लवण लेंगे, क्या लेंगे मेरे साथियों, खनिज लवण प्लस H2O जल लेंगे। तो खनिज लवण प्लस H2O मेरे साथियों जड़, क्या लेंगे, जड़ लेंगे, खनिज लवण H2O कहां से लेंगे, तो मिट्टी से लेंगे, यानी कि मृदा से, कहां से लेंगे मेरे साथियों, तो मृदा से H2O प्लस खनिज लवण, और जड़ जो लेंगे मेरे साथियों, तो इस क्रिया को जब जड़ खनिज लवण प्लस H2O ले रहे होते हैं, तो इस क्रिया को मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को ऑस्मोसिस की क्रिया बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पारासरण। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, तो पारासरण की क्रिया, यानी कि पारासरण के द्वारा जड़ मिट्टी से खनिज लवण प्लस H2O ले रहे होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ एक जो तना है, तना में एक जाइलम उत्तक पाया जाता है मेरे साथियों, क्या पाया जाता है, तो जाइलम उत्तक पाया जाता है। और यहाँ जो मेरे साथियों अगर बात करें जो तना है मेरे साथियों, कि तना की अगर बात करें तो तना में मेरे साथियों एक जाइलम उत्तक पाया जाता है, जो कि आपको पता होगा जाइलम उत्तक, ठीक है। तो तना में मेरे साथियों जाइलम उत्तक पाया जाता है, ठीक है। तो जड़ मिट्टी से खनिज लवण प्लस H2 लिया, किस विधि के द्वारा, तो पारासरण की क्रिया करके, पारासरण विधि द्वारा लिया, ऑस्मोसिस क्रिया हुआ इसमें, तो पारासरण के द्वारा जड़ जब लिया, और यहाँ क्या पाया जा रहा है तना में, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम है कि खनिज लवण प्लस H2 पेड़ पौधों तक यानी कि पत्तियों तक यानी कि पहुंचाने का काम। अब बताइए यार, जब खाना बनाएंगे तो पानी की जरूरत तो होगा ना, पानी की जरूरत होगी, खनिज की जरूरत होगी, पोषक पदार्थ की जरूरत होगी। आपको अगर मान लिया जाए एक तसली गैस भी दे दिया जाए और पानी भी दे दिया जाए, बस आप खाना बना लोगे उससे, गैस दे दिया जाए, तसली दे दिया जाए, लोटा बर्तन दे दिया जाए मेरे साथियों, और बोले खाना बना दो यार, कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगा, खनिज लवण की जरूरत पड़ेगा, तो उनमें किन्हीं का तो भूमिका होगा। जब भूमिका होगा तो उसी तरह से मेरे साथियों अगर बात करें तो जड़ जो है मिट्टी से, मृदा से जिसे बोलते हैं, मिट्टी से खनिज लवण प्लस H2 प्राप्त करेंगे, किस विधि द्वारा, तो पारासरण की विधि द्वारा, यानी पारासरण की क्रिया द्वारा। जब पारासरण की क्रिया यहाँ होंगी, ऑस्मोसिस की क्रिया होंगी मेरे साथियों, तब यहाँ तना में एक जाइलम उत्तक पाया जाता है, और जाइलम उत्तक क्या करता है कि इन सभी को केशिकत्व विधि द्वारा बात करें तो केशिकत्व एक केशिकत्व विधि होती है मेरे साथियों, आपको पता होगा कि केशिकत्व विधि द्वारा क्या करता है, जाइलम उत्तक इन सभी को पूरे पेड़ पौधों में ले जाने का कार्य करता है। केशिकत्व विधि द्वारा अगर बात करें तो केशिकत्व विधि द्वारा मेरे साथियों H2O प्लस खनिज लवण, H2O प्लस खनिज लवण जो है मेरे साथियों, इस क्या किया, जाइलम उत्तक पेड़ पौधा जो है जड़ मिट्टी से जड़ के द्वारा खनिज लवण प्लस H2O को ग्रहण किया, जो कि ऑस्मोसिस की क्रिया हुई, पारासरण की क्रिया, पारासरण के द्वारा यानी कि जाइलम उत्तक जो तना में पाया जाता है मेरे साथियों, तना में जाइलम उत्तक मौजूद है, और जाइलम उत्तक क्या किया कि केशिकत्व विधि द्वारा H2O प्लस खनिज लवण को क्या किया, तो पत्ती तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया मेरे साथियों, तो पत्ती तक, कहां तक पहुंचाया, पत्ती तक पहुंचाया, ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, पत्ती तक। अब बात करते हैं, जब पत्ती तक पहुंचाया, तब पत्ती तक जब पहुंच गया ये जो सारे पोषक पदार्थ है मेरे साथियों पेड़ पौधों के लिए, तब सन की जो प्रकाश होती है, सन की लाइट होती है, तो पत्ती में एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अब बताइएगा, तब इनकी सारी क्रियाएं हो जाएंगी। अब इनकी प्रोसेस रेडी है, अब इनके पास सारा व्यवस्था हो गया है, अब इनका काम है सिर्फ भोजन की तैयारी करना। भोजन की तैयारी जब हो जाएगा तो उनमें वितरण भी कर दिया जाएगा। अब बात करें तो जब पत्ती तक पहुंच गया मेरे साथियों, तब हम क्रियाएं करते हैं
तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं जब परिपूर्ण करेंगे मेरे साथियों तो देखेंगे तो H2O सबसे पहले देखेंगे प्रति तक H2O क्या है मेरे साथियों, H2O प्लस क्या हो प्लस H2O प्लस खनिज लवण, उसके बाद H2O हुआ ना, H2O हो गया और मनुष्य से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ, क्या हुआ मेरे साथियों, तो सन, उसके बाद सन की उपस्थिति में और पेड़ पौधों की जो पत्तियां में क्या पाया गया, क्लोरोफिल। जब तक क्लोरोफिल के साथ अगर हम अभिक्रिया नहीं करवाएंगे तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया परिपूर्ण नहीं होगी। उस बाद अगर बात करें तो सन के बाद मैं उनके साथ अभिक्रिया करवाता हूं, जो कि पत्तियों में क्या पाया गया, पत्ती तक है ना, तो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल के अभिक्रिया करवा दिया तो H2O प्लस CO2 सन और क्लोरोफिल उत्प्रेरक है, यानी उत्प्रेरक है, तो क्लोरोफिल क्या है, उत्प्रेरक, और सन उत्प्रेरक। इन दोनों की प्रक्रिया की, इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। उसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी मेरे साथियों, तो ये बना देंगे C6H12O6, क्या बना देंगे, यहाँ तो जगह नहीं भाई तो मैं इसे थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, देखेंगे बना देगा C6H12O6 प्लस O2, क्या बना देंगे, C6H12O6 प्लस O2 बना देंगे मेरे साथियों, ठीक है, C6H12O6 प्लस O2, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, तो उसके बाद ग्लूकोज को जब तोड़ने का काम किया ऑक्सीजन, तो एटीपी के रूप में पेड़ पौधों में, यानी कि स्टार्च के रूप में तो उनके पास भोजन संग्रह है, लेकिन एटीपी के रूप में पेड़ पौधों में जो संग्रहित हुआ और उसे एक फ्लोएम ऊतक के द्वारा पूरे तने तक यानी कि पत्तियों तक भोजन पहुंचाने का काम किया गया, ठीक है। जब भोजन तैयार हो गया तब इसे परोसा गया मेरे साथियों, तब एक भाई को बुलाया गया जिससे बोला गया फ्लोएम बुलाया गया, और जब फ्लोएम का कार्य क्या किया तो पूरे पेड़ पौधों तक जो है भोजन को पहुंचाने का काम किया, यानी कि जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन किया, फ्लोएम किया। लेकिन कार्य करने की जो प्रक्रिया थी उसमें किसकी भूमिका थी, तो जाइलम की भूमिका थी, ठीक है। तो अगर बात करें तो जाइलम की भूमिका थी मेरे साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्रिया को समझ रहे होंगे। क्या आपको समझ में आया मेरे साथियों, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो फिर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो बेहिचक कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा कि हाँ इस पॉइंट को हम नहीं समझे, मैं उन पे भी कार्य करूंगा। तो हम लोगों ने देखा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ मेरे साथियों, तो देखिए सीधे सीधे बात है, ये इतना याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हम मान लीजिए खुद भी अगर हम बात करें, जब भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है मेरे साथियों, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में एक चूल्हे की जरूरत, तो चूल्हे की तरह को कौन कार्य किया, तो एक जालिम ऊतक कार्य किया। उसके बाद कार्य क्या किया तो देखेंगे, तो चूल्हे की तरह से जालिम ऊतक कार्य कैसे किया, तो जब खाना बनाने की प्रक्रिया हुई मेरे साथियों, तो उसमें हड़िया लोटा बर्तन थाली सबका जरूरत पड़ा, तो उससे तो खाना नहीं बन जाएगा, क्योंकि उससे पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खनिज पदार्थ की भी जरूरत पड़ेगी, तब तो पूर्ण रूप में खाना बनेगा ना। उसके बाद हम लोग की भूमिका रहेगा, अब बताओ यार ऐसे छोड़ दोगे तो क्या ऑटोमेटिक बन जाएगा, बिना हम लोग की भूमिका के बिना नहीं बनेगा। उसी तरह से पेड़ पौधों में मनुष्य की भूमिका रही, सन की भूमिका रही, और क्लोरोफिल की भूमिका रही, कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका रही, तना की भूमिका रही, और पत्तियों की भूमिका रही। इतने इन सभी की यानी कि पर्यावरणीय, हम कल बताए थे प्रतिकूल अनुकूल, इन सभी के अनुकूल रहते हुए पेड़ पौधे क्या बनाए थे, तो भोजन बनाए, यानी कि पेड़ पौधे एक अनुकूलनशीलता के अनुसार एक सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में यह अपना भोजन को तैयार किया। किस तरह तैयार किया, तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया है, इन पे बात किया है, फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहले नंबर पेड़ पौधों को सर की जरूरत पड़ती है, यानी कि सन की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। उस प्रकाश में एक अल्ट्रावायलेट, आईआर इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को। उसके बाद यानी कि सन की लाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर H2O की, ठीक है, और उसके बाद क्लोरोफिल की, बस इतनी की जरूरत है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। देखिए जड़ से खनिज लवण प्लस H2O लिया गया, जो कि पहुंचाने का कार्य मेरे साथ जाइलम ऊतक किया। कौन सा जाइलम ऊतक किस विधि द्वारा, तो केशिकत विधि द्वारा पहुंचाने का काम किया, और यह केशिकत विधि द्वारा क्या ले गया,
तो H2 प्लस खनिज लवण ले गया और खनिज लवण प्लस H2 कहां पहुंचा दिया मेरे साथियों, तो पत्ती तक पहुंचा दिया और पत्ती सल की लाइट से रिएक्शन किया, सल की लाइट से प्रक्रिया किया, उसके बाद क्या बना दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया मेरे साथियों। यानी कि H2 प्लस C6 सॉरी H2 प्लस CO2 प्लस सनलाइट व्हाट क्लोरोफिल, उसके बाद पूरे प्रक्रिया को C6H12O6 का निर्माण किया प्लस O2 का, यानी कि ये जो है पेड़ पौधों में पाए जाने वाले भोजन है खाद्य पदार्थ से ग्लूकोज का निर्माण करना। ठीक है, अब बात करते हैं, तो क्या अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए नोट्स लिखिएगा मेरे साथियों, इनके ऊपर कुछ पॉइंट में लिखवा देता हूं, लिखिएगा 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 मेरे साथियों कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसके दौरान निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती है, और इसके दौरान निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट देके लिखिएगा, नंबर 1 पॉइंट देके लिखिएगा कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है, यानी कि उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें पॉइंट में लिखवा रहा हूं कि इसमें किसकी उपयोगिता होती है, तो सूर्य का प्रकाश का उपयोगिता होता है, लेकिन सूर्य की प्रकाश का उपयोगिता होता है। इस दौरान अवृक्त किरण आयन अवृक्त किरण, उसके बाद यूवी पराबैंगनी किरण और दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है, दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। फिर बात करें तो यहां तक तो हो गया। फिर बात करें, लिखिएगा नीचे से लिखिएगा पॉइंट देखिए कि जड़े मृदा से क्या ग्रहण किया, ये तो आप खुद बता सकते हो। जड़ी मृदा से खनिज लवण यानी कि पानी और खनिज लवण किस विधि द्वारा प्राप्त किया, तो पारासरण विधि द्वारा प्राप्त किया। किस विधि द्वारा प्राप्त हुआ, तो पारासरण विधि द्वारा प्राप्त करती है। किस विधि द्वारा मेरे साथियों, तो पारासरण विधि द्वारा प्राप्त करती है। फिर बात करें, फिर लिखिएगा कि तनों में मौजूद कौन सा ऊतक पाया जाता है, बताइएगा कि पेड़ पौधों के तनों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक मेरे साथियों, जाइलम ऊतक पाया जाता है। ठीक है, जाइलम ऊतक, कौन सा ऊतक, जाइलम ऊतक, याद रखिएगा। लिखिएगा कि तनों में मौजूद जाइलम ऊतक की सिक्कत विधि द्वारा पानी और खनिज को पत्तियों तक ले जाता है। फिर लिखिएगा मेरे साथियों, फिर लिखिएगा कि इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जानवरों तथा पेड़ पौधे दोनों से प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जानवरों तथा पेड़ पौधे दोनों से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों, लिखिएगा कि इस अभिक्रिया के दौरान सामान्य अकार्बनिक पदार्थ देखेंगे। H2 क्या है, H2 प्लस खनिज लवण क्या है, अकार्बनिक पदार्थ जो कि कार्बनिक पदार्थ में बदल गए। लिखिएगा कि इस अभिक्रिया के दौरान समान अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं तथा यह अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अर्थात मेरे साथियों किसका निर्माण किए, तो ग्लूकोज का निर्माण कर दिए। किसका निर्माण कर दिए मेरे साथियों, तो ग्लूकोज का निर्माण कर दिए। ठीक है, फिर लिखिएगा मेरे साथियों कि ग्लूकोज इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। जबकि ऑक्सीजन इस अभिक्रिया का सह उत्पाद है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों, लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन
इस अभिक्रिया में सौर ऊर्जा का परिवर्तन जैव और रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई मेरे साथियों, तो इस प्रक्रिया में जो कि सनलाइट जो मेरे साथियों, तो सनलाइट की क्रिया होती है एक जैव और रासायनिक जैविक और रासायनिक क्रिया में होती है। ठीक है, जैविक और रासायनिक क्रिया में होती है, जैविक और रासायनिक क्रिया में होती है, जैव और रासायनिक ऊर्जा में होता है, जैव और रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों, लिखिएगा कि पेड़ पौधों में बना हुआ भोजन यानी ग्लूकोज। पेड़ पौधों में कौन सा भोजन बना? ग्लूकोज बना। तो लिखिएगा पेड़ पौधा में बना हुआ भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है तथा एटीपी के रूप में फ्लोएम के माध्यम से पूरे पेड़ पौधों में घूमता है। किसके माध्यम से? एटीपी के माध्यम से पूरे पेड़ पौधों में घूमता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, सबसे पहले ना जब मैं समझाया ना, तो बस इसी को जो मैं इसको ना समझाया, एक पिक्चर के अनुसार जो समझाया मेरे साथियों, तो इसी के जो है ना, मैं सेंटेंस में लिखवा दिया, पैराग्राफ में थोड़ा लिखवा दिया, इसी को थोड़ा डिफाइन कर दिया, अच्छे तरीके से उसको मैं लिखवाने की कोशिश किया। ठीक है, क्योंकि शब्दों में और सेंटेंसों में लिखना चाहिए, तो मैं इसे एक शॉर्टकट में, ये लॉन्ग में, यानी कि इसे कॉन्सेप्चुअल में इसे समझाने की कोशिश की, और आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से समझा। और समझने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी को प्रॉपर वे में क्या किया, तो रिटन करवा दिया, यानी कि लिखवा दिया, सेंटेंस में लिखवा दिया। ठीक है, वाक्य बना दिया। आइए अब बात करते हैं मेरे साथियों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या सबको समझ में आ गई मेरे साथियों? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए, तो हमने स्वपोषी को देख लिया, और एक स्वपोषी में फोटोट्रोपिक को देखा, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोले मेरे साथ, प्रकाश संश्लेषण बोले, जो कि आपको पता हो चल गया होगा कि स्वपोषी अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या उपयोग करते हैं, इन सभी का पता भी चल गया। आइए अब देखिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, अगर चर्चा करें मेरे साथियों, तो 2 पे ध्यान देंगे, तो कीमोट्रोफिक एक और था कीमोट्रोफिक। ठीक है, चलिए कीमोट्रोफिक चर्चा करें। कीमोट्रोफिक हम स्वपोषी में बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, हम स्वपोषी में बात कर रहे हैं मेरे साथियों, स्वपोषी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से 1 में था फोटोट्रोफिक, जिसे बोले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी मेरे साथियों। उसके बाद अगर बात करें नंबर 2 में, तो कीमोट्रोफिक ये जो प्रक्रिया मेरे साथियों, इससे थोड़ा समझिए। ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया मेरे साथियों। कैसी प्रक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत अगर बात करें मेरे साथियों, तो यह समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई में होता है यह प्रक्रिया। अगर बात करें तो इसकी जो प्रक्रिया होती है मेरे साथियों, तो कुछ जीवधारी होते हैं जो कि बैक्टीरिया जैसे बोलते हैं मेरे साथियों। कुछ जीवधारी होते हैं बैक्टीरिया लोग, जो कुछ जीवधारी होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीवधारी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस आदि, ऐसे भी क्या करते हैं, तो समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया है, जो भोजन बनाने में सक्षम होते हैं कीमोट्रोफिक क्रिया करके। ठीक है, जो कि इस क्रिया के दौरान हमें सूर्य के प्रकाश में मौजूद अवरक्त किरण, यानी कि कीमोट्रोफिक की प्रक्रिया की अगर बात करें, तो इसमें अवरक्त किरण जो है मेरे साथियों, अवरक्त किरण, ठीक है, अवरक्त किरण। तो कीमोट्रोफिक की प्रक्रिया में कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया बोला जाता है, जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मेरे साथियों, क्योंकि इनकी प्रक्रिया के दौरान, यानी कीमोट्रोफिक की जब प्रक्रिया हो रही होती है, तो रासायनिक प्रक्रिया होता है, रासायनिक क्रिया होता है मेरे साथियों, रासायनिक प्रक्रिया होता है, और समुद्र की गहराई में पाया जाता है, समुद्र की गहराई में होता है। और बैक्टीरिया क्या, अरे बैक्टीरिया तो है मेरे साथियों, जो क्या है, बैक्टीरिया है,
और अगर बात करें तो यह अवरक्त किरण इनमें ज्यादा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो यह अवरक्त किरण इनमें ज्यादा उपयोग करते हैं मेरे साथियों, ध्यान रहे, ठीक है। आइए तो बात करते हैं, लिखिएगा 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 मेरे साथियों कि लिखिएगा कि कुछ जीवधारी लिखिएगा, इसका मैं डिफाइन कर रहा हूं, लिखिएगा कीमोनोट्रोफी की जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं तो लिखिएगा, एक तो आपको समझा दिया, बस आप लिखेगा इसके लिए, लिखेगा कि कुछ जीवधारी जैसे बैक्टीरिया आदि भी स्वयं भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, स्वयं भोजन बनाने में सक्षम है। और इनकी प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। इनकी प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। इनकी प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है मेरे साथियों। और इस क्रिया में लिखिएगा, नीचे लाइन एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसकी क्रिया में हमें सूर्य के प्रकाश में मौजूद अवरक्त किरणों का ज्यादा उपयोग करते हैं। एक चीज ट्रांस मिस्टेक हो गई, क्योंकि समुद्र की गहराई में मेरे साथियों आप इसे नहीं लिखेंगे, समुद्र की गहराई में नहीं होता है, ठीक है। समुद्र की गहराई में अलग मैं बताऊंगा, एक अब बाद में है, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। इसमें समुद्र की गहराई में नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बात करूं तो इसका उदाहरण लिखिएगा, प्रमुख उदाहरण लिखिएगा। नंबर 1 लिखिएगा, प्रमुख उदाहरण लिखिएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नंबर 1 लिखिएगा मेरे साथियों, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नंबर 2 लिखिएगा, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया। नंबर 2 लिखिएगा, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया। नंबर 3 लिखिएगा मेरे साथियों, रेड सल्फर बैक्टीरिया। नंबर 4 लिखिएगा, नेट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। अगर बात करें कुछ अपवाद है, क्योंकि लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। देखिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोषण के आधार पर हमने दो देखा, स्वपोषी में अगर बात किया जाए तो स्वपोषी में भी दो देखा, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, एक कीमोऑटोट्रोफी की क्रिया द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में किन की भूमिका होती है, तो आप जान रहे कि प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कीमोऑटोट्रोफी की प्रक्रिया करके कौन भोजन बनाते हैं, तो आप क्या बताइएगा? एक सूक्ष्मजीवधारी होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, और उनके उदाहरण दे देंगे, रेड सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और नेट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी मिलकर, यानी कि इन सभी की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो कैसी है, तो कीमोऑटोट्रोफी की प्रक्रिया है, और ये भी क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लीजिए मेरे साथियों, क्या नेट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एक स्वपोषी जीव है? तो जी हाँ, जीव है। रेड सल्फर बैक्टीरिया कैसे जीव है? तो स्वपोषी जीव है। ब्लू सल्फर बैक्टीरिया कैसे जीव है? तो स्वपोषी जीव है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कैसे जीव है? तो स्वपोषी जीव है। नोट लिखिएगा मेरे साथ, नोट में लिखिएगा कि प्रकाश रासायनिक बैक्टीरिया समुद्र की गहराई में मौजूद होती है। प्रकाश रासायनिक बैक्टीरिया समुद्र की गहराई में मौजूद होती है। अच्छा, समुद्र की गहराई में मौजूद होती है प्रकाश रासायनिक बैक्टीरिया। बहुत अच्छा, मिस्टेक हो जाता हमसे, चलिए ठीक हो गया। ध्यान दें, समुद्र की गहराई में होता था, ठीक है, तो हो जाता थोड़ा मिस्टेक। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश रासायनिक की जो क्रिया होती है मेरे साथ, प्रकाश रासायनिक की क्रिया जो होती है मेरे दोस्त, तो कहाँ होती? तो समुद्र की गहराई में होती। नोट लिखिएगा कि प्रकाश रासायनिक बैक्टीरिया समुद्र की गहराई में मौजूद होती है। लिखिएगा, आप बाद में लिखिएगा कि कुछ बैक्टीरिया चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश का उपयोग करके भोजन बना लेते हैं। यानी इसी क्रिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो चंद्रमा के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बना लेते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो चंद्रमा के प्रकाश से, यानी कि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की जैसी प्रक्रिया होती है और वो भी भोजन बना ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो
हम लोगों ने देखा मेरे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाए, कीमो ऑटोट्रोफिक प्रक्रिया के द्वारा कुछ सूक्ष्म जीवधारी बैक्टीरिया होते हैं जो रेड सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। तो ये सभी बैक्टीरिया जो है मेरे साथियों कैसे भोजन बनाते हैं, तो ये सभी बैक्टीरिया जो कीमो और ट्रोफी की प्रक्रिया करके भोजन बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि सजीवों में पोषण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो आज हमने बात किया मेरे साथियों, तो आज हमने नंबर 1 स्वपोषी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। कल की अगर बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है परपोषी। क्या मेरे साथियों, परपोषी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा परपोषी, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा परपोषी। तो आज का क्लास इतना ही मेरे साथियों, परपोषी कल की क्लास में होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास आएगा परपोषी क्लास। आपसे अनुरोध है मेरे साथियों, अगर आप लेक्चर वाइज क्लास देखेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट्स होगा मेरे साथियों। इसलिए किसी चीज को अगर पढ़ें तो लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ें, ताकि देखिए हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप अगर शुरू से अंत तक पढ़ते आते हैं तो आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए शुरू से अंत तक पढ़ें। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन क्लास कर लें, जो कि प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, बायोलॉजी सीरीज करके डाला हुआ है, फ्री बायोलॉजी सीरीज। और बायोलॉजी सीरीज को ओपन करें, आपका इंतजार कर रहा है मेरे साथियों। आप जाइए वहां पर और बायोलॉजी सीरीज पे क्लिक कीजिए और आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। आइए बात करते हैं, तो क्या आप लोग को आज की क्लास कैसा लगा? अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगे होंगे मेरे साथियों, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो बनता ही, और एक दिल अपने भाई को भेज दो मेरे साथियों, ताकि हम भी गदगद हो जाए, हम भी खुश हो जाए आप लोगों से। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।